जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्वराज क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली 9th स्टैंडर्ड के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली लाइट क्या होती है? तो मैंने जैसे कि ऊपर लिखा है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लाइट को एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं? दुनिया की हर एक चीज, सगळ्या गोष्टी ज्याच्यापासून आपण बघू शकतो, ज्याच्यापासून फेनोमेनॉन्स दिखतात, अलग अलग तरह के फेनोमेना या फिर बहुत सारे प्रकार के जो भी चीजें होती है, स्टार होती है, सन होता है, या फिर आसमान हो। आप खुद की गर्लफ्रेंड को देख सकते हो, आपके खुद के पेरेंट्स को देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइट। अगर लाइट ही ना हो तो ये सारे लोग विजिबल नहीं होते। तो लाइट इज द मेन सोर्स फॉर द सेंसेशन ऑफ आईज। आप ये कह सकते हो कि लाइट एक ऐसा सोर्स है कि जिसकी वजह से सारी चीजें विजिबल है, जिसकी वजह से हम आगे वाली चीजों को या फिर बाजू वाली चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर के अंदर लाइट के रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ोगे। तो इसका मतलब लाइट की रिफ्लेक्शन के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्या? जी हाँ, होती है, नक्कीच असणार। उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लाइट की, अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि लाइट की लगभग बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, पर उससे में हम तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी रेक्टिलाइनर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, और थर्ड प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन। तो तीनों चीजों के अंदर आपको यह समझना पड़ेगा कि लाइट बिहेव कैसे करती है मीडियम वाइज। अगर मैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी की बात करूं तो रेक्टिलिनियर ये प्रॉपर्टी होती है व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे तब उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अगर लाइट ट्रैवल कर रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जिसका पूरा क्लास जो पूरा फेनोमेना होने वाला है, जो कि सारी चीजें होने वाली है, सगळ्या गोष्टी अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मध्ये शिकणार। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ने वाले। आप बोलोगे ये मराठी हिंदी का कॉम्बिनेशन क्यों है? हिंदी इसलिए कि हिंदी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, और मराठी इसलिए कि मराठी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। तो पूरे लेक्चर में थोड़ा हिंदी मराठी का थोड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, सो प्लीज अंडरस्टैंड। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा फेनोमेना हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। और रिफ्रैक्शन का जो फेनोमेना है वो आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने को है। तो इस वजह से रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी मैंने बता दी। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जब लाइट एक लाइन में के अंदर ट्रैवल करे और विदाउट डिस्टर्बेंस ट्रैवल करे, तो उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। तो ये हो गई तीन प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये फेनोमेना या फिर ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है या फिर नॉर्मल कंसेप्ट है इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो एक समझो कि एक मिरर है, इस मिरर पर मैंने एक सोर्स है या फिर यहां से क्या किया कि एक लेजर लाइट है, और ये लेजर लाइट की मदद से मैंने क्या किया, एक लाइट इस मिरर पर छोड़ दिया। तो जो लाइट मिरर पर जा रहा है या फिर जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जा रहा है, उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे गिर रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और जहां से वो इंसिडेंट पॉइंट से ऊपर क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको रिफ्लेक्शन में अच्छी तरीके से समझा दूंगा, पर यूं समझिए कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे गिर रहा है वहां से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होगा। आप यहां तक आप बोलोगे सर ये तो डायग्राम मुझे समझ में आ रही है, इंसिडेंट रे समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट समझ में आ गया, ये रिफ्लेक्टेड रे भी समझ में आया, जो वापस आता है ना उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। बट सर अगर मैं आपसे बात कहूं कि ये डायग्राम अभी भी इनकम्प्लीट है, कैसे इनकम्प्लीट है? जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, हमें उन्हें हर बार एरो से डिनोट करना पड़ता है। जो इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिर रहा है, इस वजह से मुझे उस तरफ का एरो उसे दिखाना पड़ेगा। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट सरफेस की ओर से आ रहा है, उसे उसके अपोजिट का डायरेक्शन का एरो मुझे दिखाना पड़ेगा। अब ये डायग्राम हो गई इनकम्प्लीट। अब देखो अच्छे से ध्यान से सुनो, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे गिरा है उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर किसकी होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। अब यहां पर देखो तो इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा।
कुछ इस तरह से। तो जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की है उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन। तो ये हो गई कुछ, तो ये हो गई इस चैप्टर की कुछ चीजें। देखो, पॉइंट सोर्स से या फिर सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट आ रही है, एक रे आ रही है, जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरने वाली है। तो जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरती है हम उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे गिरती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, उस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसी पॉइंट से एक रे फिर से रिफ्लेक्ट होकर, एक बाउंस बैक होकर, अगर गेंद देखे तो गेंद कैसे टप्पा खाकर वापस आता है, वैसे ही वो रे बाउंस बैक होकर वापस आएगी। उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल रे इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब आप यहां पर देखो, उसके कुछ दो लॉज है। लॉ ऑफ लाइट, लॉ ऑफ लाइट। तो इसका जो लॉ है, पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे होगी और नॉर्मल रे होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगी नॉर्मल के। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे lies on opposite direction to normal। यानी कि जिस, अगर नॉर्मल से हम एक काम करें, जो नॉर्मल लाइन वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की है उसको एक एंड तक लेके जाए और या इसको भी एक एंड तक लेके जाए, तो दो पार्टीशन बनेंगे। तो दोनों पार्टीशन अपने आप में नॉर्मल के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो जिस भाग से इंसिडेंट रे आएगी उसके अलग भाग में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये पहला लॉ समझता है। दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? यूं समझो कि जो नॉर्मल होने वाली है वो आपकी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पर होने वाली है। तो इसको अगर हमने 0 कंसिडर किया तो इंसिडेंट रे के मदद से जो नॉर्मल के ऊपर एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल, इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे की मदद से नॉर्मल लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये हो गया दो लॉ। आई होप आपको ये समझ में आ चुके हो। तो आगे आपको दिया गया है मिरर। तो मिरर क्या होता है? मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मिरर क्या होता है? इज एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। आप कैसे करता है कि मिरर इज एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप अगर नोट बना रहे हो तो पूरी चीजें अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस का आंसर दोगे, मुझे पता है कि बोर्ड के एग्जाम में तो सिर्फ यही लिखना है कि खरडो, अच्छी तरीके से खरडो, 10 लाइन 20 लाइन भरने चाहिए। पर देखो, जब अगर आप आगे जाओगे, मतलब 11th-12th में जाओगे, तो आपको ये चीजें बहुत सी ज्यादा काम में आएगी। क्यों काम में आएगी? क्योंकि वहां पर आप खरड़ना नहीं होता। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो, लाइक नीट दे रहे हो, जेडब्ल्यू दे रहे हो, तो उस वक्त आपका बेसिक यहाँ से क्लियर होगा। अब यहाँ से क्यों क्लियर होगा? बहुत सारे मराठी मीडियम्स के बच्चों को या फिर जेडपी जिला परिषद के क्लास के बच्चों को बड़ी बड़ी महंगी क्लासेस उनको नसीब में नहीं होती। इस वजह से उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि जितनी एक नॉर्मल कंपैरिजन का जो बच्चा होता है उससे थोड़ी ज्यादा उसे मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है जो फैकल्टी का होना, या फिर इक्विपमेंट्स होना, या फिर सोर्सेस होना, उसका बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में होना। आपके किसी के भी स्कूल में गारंटी दे सकता हूँ कि लगभग 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, उनके किसी के भी स्कूल में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होते होंगे। जैसी लैब होनी चाहिए वैसी लैब नहीं होती होंगी। उन बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि बीकर कैसे कहते हैं, कोनिकल फ्लास्क किसे कहते हैं, आरबीएफ किसे कहते हैं, कंडेंसर किसे कहते हैं। इन चीजों से वो अनजान होते हैं। बेसिकली मेरी अगर बात करें तो मुझे भी, जब तक मैंने अपने कोर्स को एडमिशन नहीं लिया था, तो उस मेडिकल कोर्स को जाने के बाद मुझे पता चला कि एक्सपेरिमेंट लैब होती है, ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसे सोर्सेस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो उसका कुछ तो शॉर्टेज होता है जो कि आपको एक डिसएडवांटेज के रूप में आपके पीछे आपको वार करता रहता है। तो आई होप
मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो। अगर किसी टीचर्स के पास अगर ये वीडियो जाए, प्लीज हो सके तो अपने इनकम से अपने इनकम से या फिर कुछ काउंट्री करके आप यूँ कर सकते हो कि एक सोर्सेज जमा कर सकते हो। अगर मेरा क्लासेस अच्छी तरीके से रन अप हुआ, आई विल मेक श्योर कि आपके टेक्स्ट बुक में जो जो आपको एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, आई विल मेक श्योर कि वो सारे एक्सपेरिमेंट आपको मेरी क्लास में कंप्लीट होकर मिलेंगे। बट अभी तक मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है और मैं अपनी जेब से भी डालूंगा, बट उतना जेब मेरी भरी हुई नहीं है, तो दैट्स वाई मैं अभी थोड़ा कम लेवल पे हूँ। बट आने वाले दिनों में देखेंगे, वी विल इम्प्रूव। तो मिरर क्या होता है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मिरर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्लेन मिरर और सेकेंड पार्ट होता है स्पेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सो प्लेन मिरर इज एन अ मिरर विच हैविंग द प्लेन सरफेस। और उसका बेसिकली फंडा ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एंड उसकी जो बनने वाली इमेज है, इमेज हैविंग सेम साइज, उन दोनों की साइज जो होती है वो सेम होती है, हैविंग सेम साइज। बट स्पेरिकल मिरर में इतना कंप्लीशन नहीं है। ऑब्जेक्ट एंड image may be same or may not be same, may not be same। तो यानी कि ये कि प्लेन मिरर के अंदर जो भी आपको इमेज मिलेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आपको सेम साइज के अंदर मिलेगी। त्यांच्या दोघांची साइज कशी असणार आहे? सारखी असणार आहे। बट ऑब्जेक्ट और इमेज में भी सेम और मे बी नॉट, मतलब स्पेरिकल मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज की जो आपको साइज मिलेगी, वो साइज आपको सेम मिलेगी भी और नहीं मिलेगी, वो डिपेंड करेगा मिरर के ऊपर कंप्लीटली। बट प्लेन मिरर के ऊपर ऐसा कोई भी टाइप नहीं होता। तो प्लेन मिरर को हम शॉर्टली देखते हैं। तो प्लेन मिरर कैसे बनता है दोस्तों? प्लेन मिरर बनता है कुछ इस तरीके से कि उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। प्लेन मिरर के अंदर हैविंग ट्रांसपेरेंट शीट, एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। उसके एक साइड के ऊपर, यानी कि दोनों साइड से क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आपको एक, अगर आपने एक लाइट छोड़ा तो वो कहीं भी स्टॉप नहीं होगा। तो उस लाइट को स्टॉप करने के लिए फिर क्योंकि उसको एक बाउंस बैक देने के लिए हमें अंबुजा की एक सीमेंट की दीवार वहां पर खड़ी करनी पड़ेगी। तो वहां पर जो सीमेंट यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और सिल्वर की मदद से हम एक कोटिंग तैयार करते हैं। सिल्वर, वी मेक कोटिंग, वी मेक कोटिंग, और उस कोटिंग को कवर अप किया जाता है लीड ऑक्साइड से। लीड ऑक्साइड हेल्प टू कवर इट। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट ली, तो आप यहाँ पर लाइट तो रुकेगी नहीं, हमें तो उसे रुकाना है, हमें उसको रिफ्लेक्ट करने का है। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट शीट के एक साइड के ऊपर क्या करेंगे? एल्यूमिनियम और सिल्वर की कोटिंग करेंगे। उस कोटिंग को कवर करने के लिए हम उसके ऊपर लीड ऑक्साइड का एक लेयर बिछा देंगे। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? जैसे कि आपके किताब में दिया है, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है कि इस तरीके से आप मिरर दिखाओगे। ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पर दो मीडियम है, पहला मीडियम है ये और दूसरा मीडियम है ये। लाइन के इस तरफ का पहला मीडियम, लाइन के उस तरफ का दूसरा मीडियम। तो ये दूसरा मीडियम है, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। ये हो गया आपकी एल्यूमिनियम सिल्वर की कोटिंग। इस सरफेस को बोलते हैं ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग, नॉन रिफ्लेक्टिंग। ओपेक का मतलब होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग, और ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दो सरफेस आपको मिल गए, पहला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पर एक पूरी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हो गया आपका पॉइंट सोर्स, जहाँ से लाइट आएगी, ये हो गया आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ से रिफ्लेक्शन आएगा तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगी नॉर्मल। नॉर्मल की मदद से जो इंसिडेंट रे के दोनों से मिलकर एक एंगल बनेगा तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे की मदद से एक एंगल बनेगा जिसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया आपकी प्लेन मिरर की डायग्राम, जिसमें से एक सरफेस क्या होगा? ओपेक सरफेस होगा
सॉरी, सेकंड सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही लाइट गिरने के बाद लाइट फिर से बाउंस बैक आएगी। तो मैंने एक कंसेप्ट आपको बताई नहीं थी, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क क्या होता है। अब देखिए ये हो गया रिफ्लेक्शन, जहां पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर से मैंने अगर लाइट छोड़ी आई एम सॉरी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर से अगर मैंने लाइट छोड़ी तो उसका जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वो अब मुझे वही मीडियम में मिलेगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड मीडियम में ही मिलेगा। बट रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर से एक आईने के ऊपर एक लाइन या फिर एक सोर्स छोड़ू, तो सोर्स छोड़ने के बाद वो रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है दूसरे मीडियम में जाएगा, दूसरे मीडियम में जाएगा। इसका मतलब इस तरह यहाँ पर ऑपेक सरफेस नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पर ऑपेक सरफेस नहीं होता। तो इस वजह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर का जो डिफरेंस है, तो कुछ इस तरीके से डिफरेंस है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हुई। माफ कीजिए, थोड़ा गला खराश है, गले में खराश में, तो विक्स की गोली लेनी पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें बहुत ही जल्द अपने क्लास में एक लैब बनानी है, इस वजह से बहुत सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत व्यू चाहिए। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपका यूट्यूब का हैंडल भी है, तो इंस्टाग्राम पर के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपके हर एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूंगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।